अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर यहाँ पर यह बात आती है कि कुछ ना कुछ ये दो लाइनें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये मैं पूरी चीजें डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये हम लोग 6, 7 और 8 में बच्चों को दिखाते हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारा जो हमारा जो मुल्क आ रहा है वो एशिया में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 8 बड़े आजम हैं, ठीक है ना। तो अब कॉन्टिनेंट्स हैं, उस कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से अगर देखा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो हमारे हिसाब से आता है वो आता है एशिया। अब एशिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ पर आते हैं, अगर दुनिया के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हम लोग आ रहे हैं साउथ की तरफ, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास ज्यादातर यही होता है कि हम लोग कहीं ना किसी तरफ हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से बात करते हैं। तो प्राइम मेडिटेरियन लाइंस और इक्वेटर लाइंस के हिसाब से जो हम पूरा डिस्कस करते हैं वो हम इसी तरह डिस्कस करते हैं। एशिया में हम लोग आते हैं, लेकिन साउथ एशिया नीचे की तरफ है तो साउथ एशिया, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ी डिटेल होती है, लेकिन हम इसको एक आसान तरीके से समझा देता हूं आपको कि हम लोग डायरेक्शंस को जो आज के हिसाब से नोट करते हैं वो किस तरह से नोट करते हैं, कंपास से। अच्छा, कंपास दो चीजों में इस्तेमाल होता है, अगर आपने नोट करो। एक तो हमारे पास नेविगेशन के में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शिप्स हो चाहे वो एयरवेज हो, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी डायरेक्शंस हो या वो लैंड ही क्यों ना हो, तो अब तो उसमें भी आ गया है, लेकिन वो लैंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम उसको आज दूसरे हिसाब से रखते हैं। यानी कि पहला तो नेविगेशन हो गया, दूसरा हो गया जीपीएस, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल में भी अब आ गया है। इसमें अगर आप देखो तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पूरे पूरे नंबर्स लिखे होते हैं 4। अब ये 4 इसलिए क्योंकि वही 4 डायरेक्शंस आती हैं, आपने वो पूरी नोट करके लिखनी होती है डिग्री के हिसाब से। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग आसान लफ्जों में अगर देखें तो कोई भी मुल्क अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना बेटा। जब ईस्ट की तरफ है तो पूरा ईस्ट, इसी तरह ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसी तरह साउथ वेस्ट तो वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ के हिसाब से एक मुल्क आएगा। अब ये पूरी डायरेक्शंस होती है, क्योंकि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट तो हमें पता है, शुमाल, जुनूब, मगरब और मशरिक का, ये हमें चारों का तो अंदाजा है। लेकिन जो इसके बीच में आएगा तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ बोलते हैं। इसी तरह हम लोग चलते हैं, सर्कल हमारा इसी तरह होता है। अब अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो उसके हिसाब से हमारी दुनिया में जो एक पूरी जगह, एक मुकाम है, उसकी डिग्री बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि लैंड बिल्कुल फिक्स होती है बेटा। अच्छा, लैंड उस वक्त स्ट्रेच होती है, मूव नहीं होती है, स्ट्रेच होती है, खिंचती है जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ खिंचती है, अपनी जगह से मूव नहीं करती, या फिर लैंड एक डेवलप्ड हो जाती है जिसको हम आइलैंड बोलते हैं। अब वो आइलैंड का कॉन्सेप्ट हमारे बुक में नहीं है, हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। एक आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है बेटा वो कहीं ना कहीं फिक्स है। अब वो फिक्स है तो उसके ये नंबर्स भी फिक्स हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से नंबर फिक्स हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो आता है 23.35 डिग्री और 37.05 डिग्री नॉर्थ में आता है। इसी तरह 60.50 डिग्री और 77.50 डिग्री ईस्ट पर आता है। अगर आप इसको जैसे ही जीपीएस में हमने डालोगे तो आपके सामने ये पूरी पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो जमीन का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जैसे भी कहा ना, पर्टिकुलर एरिया जो आपने लिखा भी आपने बेटा, तो वो एरिया जो है वो कितना है, 796096 किलोमीटर पर स्क्वायर, ये कुल मुरब्बा हमारे को दस्तियाब है। अच्छा, ये कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। बढ़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्स जब हम इस्तेमाल कर रहे होते तो वो घटते हैं, बढ़ते नहीं है। अब आपकी बुक चेंज नहीं हो रही है इसलिए अभी तक 96 चल रहा है, लेकिन फेडरल की किताब में 796090 हो चुका है। अब वो 96 इसलिए अभी तक है क्योंकि किताब चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए, ठीक है बेटा। तो अब जो हो गया वो 796090 हो चुका है, लेकिन आपकी किताब में 796096 लिखा हुआ है, तो हमने यही लिखना है, इसके अलावा हमने लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास एमसीक्यूज भी आई गई है, इसी के रिगार्डिंग पूछी भी गई है, ठीक है ना, कि आपका जो एरिया है या टेरिटरी है या रीजन है या खत्ता है या जगह है या इलाका जो है पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का आता है वो किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से 796096 आता है। तो आपने यही लिखना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसके बाद सबसे अहम चीज आती है नेबरिंग कंट्रीज। जैसे पाकिस्तान के हिसाब से कितनी नेबरिंग कंट्रीज है, कोई मुझे बता सकता है? कितने पड़ोसी ममालिक है पाकिस्तान में, टोटल कितने पड़ोसी ममालिक हैं? कोई सिर्फ एक बता दे जल्दी से, कोई भी बता दे, जल्दी बता दे कि कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान के हिसाब से, कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं? 5 हैं, 6 हैं? हाँ 4 हैं, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी को पता है कि 4 हैं। हाँ बेटा 4 हैं, हाँ 4 हैं। और आपने अगर नोट कराओ कि 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं और एक अरेबियन सी है। अगर आपने नोट, बिल्कुल सही अक्सा, बिल्कुल सही आमना, बिल्कुल आप सब सही कह रहे हो बेटा, कि आपने अगर नोट कराओ, एक चाइना है, एक इंडिया है, एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल नीचे चले जाएं तो डूबने का मुकाम भी है, अल्लाह ने हमें डूबने का मुकाम भी दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं अरेबियन सी।
तो अरेबियन सी हमारे पास है, बहरा अरब है। अगर आपने अगर नोट करो चाइना की डायरेक्शन जो आती है, जो हमारे एमसीएम मालिक की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि शुमाल और शुमाल मशरिक की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो चाइना आएगा, पूरा मशरिक की तरफ निकल जाएंगे तो इंडिया आएगा, अगर मशरिक से जुनूब की तरफ भी आएंगे तो तब भी इंडिया आएगा, लेकिन अगर पूरा जुनूब में निकल जाते हैं, साउथ नीचे निकल जाएंगे तो फिर अरेबियन सी आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन पूरा वेस्ट की तरफ आएगा ईरान। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साउथ में बिल्कुल ही पानी है, तो हम लोग साउथ पे इसी को रखते हैं, और वेस्ट पर हम लोग चले जाए तो ईरान आएगा। इसी तरह वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ पर, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ पर पूरे का पूरा क्या आएगा, अफगानिस्तान आएगा, क्योंकि लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, इसकी वजह से चाइना भी लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ की तरफ अफगानिस्तान आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कभी याद ना आ रहा हो तो आपने इसी तरह बीच में एक लाइन खींचनी है, बीच में इस तरह ऐसी एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, अगर एमसीक्यूज में याद नहीं आ रहा है तो उसमें आप लिख दो बीच में पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिख दिया, इसी तरह चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी। तो आप आराम से डायरेक्शन लिख सकते हो। ये एक रफ पेज होता है जो आपकी कॉपी के पीछे होता है, जिसमें आप पेंसिल बनाकर आराम से लिख सकते हो, और फिर करने के बाद उसको आप मिटा दो, ठीक है ना बेटा। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप याद भी कर सकते हो, तो ये एमसीक्यूज आसान हो जाते हैं। इसी के हिसाब से अगर देखा तो आपके पास डायरेक्शन भी पूछी गई है एमसीक्यूज में। तो हमारे को पता है कि चाइना जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, इंडिया ईस्ट और साउथ ईस्ट में आता है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ की तरफ आता है, ईरान पूरा वेस्ट की तरफ आता है, अरेबियन सी साउथ की तरफ आता है। तो ये एक आसान हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास एमसीक्यूज जो आती हैं रिगार्डिंग के डायरेक्शंस के हिसाब से, मशरिक ईस्ट में कहाँ पाकिस्तान क्या आता है, इंडिया। इसी तरह अगर देखा जाए डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में शुमाली मगरब के हिसाब से कौन सा आता है, अफगानिस्तान। और फिर अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो मशरिक और शुमाल मशरिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आता है, चाइना आता है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी कहीं कंफ्यूज जाते हैं बच्चे और हम लोग लिख नहीं पाते, तो सब में याद नहीं आता। प्लस अब आते हैं बाउंड्रीज के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान के हिसाब से कितनी बाउंड्रीज हैं, तो मुझे बता सकता है हद कितनी है, और बाउंड्रीज होती क्या है, कोई मुझे बता सकता है बाउंड्रीज होती क्या है। एक हद क्या होती है, किसी भी इलाके की कोई हद को हम क्या कहते हैं, सिंपल 3 लफ्जों में कोई मुझे बता दे, आसान लफ्जों में, कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्या बता सकता है बेटा, व्हाट आर द बाउंड्रीज, कोई बता सकता है आसान लफ्जों में। 3 लफ्ज हैं, सिर्फ 3 लफ्ज, 3 वर्ड्स में हम पूरा कंप्लीट कर दें, बाउंड्रीज क्या होती है, मुल्क के हिसाब से बाउंड्रीज क्या होती हैं। नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, इस ओके, चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्पेसिफिक एरिया नहीं बेटा, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। जो बाउंड्रीज होती हैं, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उसके बोलते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। एक सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एलओसी। किसी भी घर की भी एक बाउंड्री होती है, अगर आपने अगर नोट करा, वो बाउंड्रीज हद होती है, लिमिटेशन होती है, जहां पे आप ही का रवाज होता है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया, बिल्कुल सही, रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसको हम आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के हिसाब से हम लोग बाउंड्रीज तय करते हैं। अच्छा, बाउंड्रीज तय करते हैं तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से 4 ही हैं, अगर आप देखो तो चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है। अब अगर हम देखें तो अरेबियन सी की तरफ जो हमारा आता है उसको हम सी बेड बोलते हैं, और सी बेड आपको पता है ना कि जिस समंदर के इलाके में पोर्ट्स का निजाम हो, पोर्ट्स बंदरगाहों का निजाम हो, तो हम उसको सी बेड कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है बेटा। और आपने अगर नोट कर लिया होगा कि हमारी बाउंड्रीज भी बिल्कुल तय हैं। और अगर देखा जाए चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्रीज की कुल लंबाई आती है उसको हम क्या बोलते हैं, 585 किलोमीटर। इसी तरह इंडिया की अगर देखी जाए तो 1610 किलोमीटर आती है पूरी बाउंड्री, ऊपर से लेके नीचे तक, सिंध तक जो जा रही है 1610 किलोमीटर तक है। इसी तरह अगर ईरान की देखी जाए तो 800 किलोमीटर तक आती है, और ड्यूरेंट लाइन जो हेनरी मोहम्मद ड्यूरेंट के हिसाब से हम लोग इसको तय करते हैं। और ये बाउंड्री जो है ये 1893 में फिक्स कर दी गई थी, अमीर किंग जो थे उस वक्त के, तो अफगानिस्तान के जो अमीर अब्दाली साहब थे उनके साथ हेनरी मोहम्मद टान ने मिलकर ये बाउंड्री फिक्स कर दी थी। तो इसलिए हम इसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। असल में ये हेनरी मोहम्मद ड्यूरेंट के लाइन के नाम से हिसाब से। और अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन आती है वो अफगानिस्तान के साथ है, जो 2252 किलोमीटर, 2252 किलोमीटर। सर ये चैप्टर 3 नहीं है, ये चैप्टर 4 है, ठीक है बेटा, ये चैप्टर 4 है। तो अगर आपने अगर नोट कराओ कि ये आपकी बाउंड्रीज पूछते हैं और इसी का एमसीक्यूज भी आता है, तो आपकी 4 ही ममालिक हैं, 4 ही बाउंड्रीज हैं, ठीक है। लेकिन असल में सी बेल्ट के हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान में 2 पोर्ट आते हैं, कराची पोर्ट और मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, तो यही वजह है कि 150 किलोमीटर, बेटा याद रखना कि हमारी जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि बलूचिस्तान तक, सिंध से शुरू होता है बलूचिस्तान तक खत्म होता है, तो इसके दरमियान में 5 इलाके आते हैं, कराची, पसनी, ग्वादर, जवार, ओकारा, तो ये सारे इलाके आते हैं। अब ये इलाकों में अगर देखा जाए
तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ से सिंध से लेके बलूचिस्तान तक अगर देखा जाए तो हमारा सी बेट का जो बाउंड्री आती है वो कितनी आती है 1050 किलोमीटर। लेकिन अगर पोर्ट टू पोर्ट यानी कि कराची से लेके गवादर तक का अगर हम लोग देखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये 800 किलोमीटर बनता है। और अगर हम लोग इसको पूरा अगर नोट करें जवार तक तो फिर हमारा क्या बनता है 1050 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादातर 1050 ही पूछा जाता है तो हमने 1050 ही लिखा है। अगर आपसे पोर्ट टू पोर्ट पूछ लेते हैं कि कराची से लेके गवादर तक का कितना इलाका आता है तो आपने 800 किलोमीटर पर टिक करना है। ठीक है, अगर आज देखा जाए तो इसके हिसाब से आपके पास एमसीक्यूज भी आती है। इसको मशरिक अगर देखा जाए बॉर्डर ऑफ ईस्ट आ जाए तो इंडिया होता है, नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से शुमाल मगरिब के हिसाब से अगेन अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है, और अगर देखा जाए तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से अगेन चाइना का बॉर्डर हमारे साथ टच होता है। तो आपसे इस तरह पूछ लेते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब इसी तरह से अगर आपके पास देखा जाए तो अदर कंट्रीज, अब अदर कंट्रीज के हिसाब से अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, महले वकू। देखो बेटा याद रखना, महले वकू के हिसाब से पाकिस्तान की अहमियत सेंट्रल में है। अब सेंट्रल के हिसाब से यहाँ पर ये होता है कि पाकिस्तान सेंटर ऑफ एशिया में आता है, लेकिन वो साउथ एशिया की तरफ है बिकॉज ऑफ इंडिया नीचे की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर है किसको जोड़ने में, एशिया को यूरोप के साथ, और यूरोप को एशिया के साथ जोड़ने में पाकिस्तान सेंट्रल की अदा करता है। क्योंकि देखो बेटा पाकिस्तान सेंटर में आता है, एशिया इंडिया हो, चाइना हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, जापान हो, ये सब किससे परमिशन लेंगे, बाय एयरवेज या सी या बाय लैंड, किससे परमिट लेंगे अगर उनको ट्रेडिंग करनी है, किससे, मिडल ईस्ट से, गल्फ से, यूरोप से पूरी अगर करनी है तो आपने किससे पहले परमिशन लेनी होगी, पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है और हमें इसके इंपॉर्टेंट का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल गए इसलिए हमें पता नहीं है, हमारे लोगों को एहसास नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये एक बात हो गई, पहला तो आपने इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया। दूसरा अगर आपने नोट करा हो कि पाकिस्तान की टोटल लंबाई वगैरह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एरिया वाइज भी डिस्कस कर चुका हूँ, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब जो हमने डिस्कस करना है कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, तो अगर देखा जाए तो हमारा पहला आता है इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात बेटा बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू, आप आसानी से लिख सकते हो। ट्रेडिंग में हमारा इतना ज़्यादा नहीं है उनके साथ जवाब, लेकिन हाँ ई कॉमर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, इंटरनेट के हिसाब से देखा जाए, ई कॉमर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से पाकिस्तान के साथ अब जाकर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे ज़्यादातर ऑनियंस जो और टमाटर जो आ रहे थे, यानी कि टमाटोज और ऑनियंस जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो इंडिया से कर रहे थे, लेकिन हमने बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू। और हमने देखा होगा न्यूक्लियर, अगर देखा जाए न्यूक्लियर एक्सपेक्ट के हिसाब से भी तो बड़ा तनाज़ा रहा, क्योंकि आपने अगर नोट कराओ कि न्यूक्लियर के हिसाब से इंडिया ने 1974 में धमाका कर दिया था पोखरा पे, तो फिर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने यूएन काउंसिल में ये मुद्दा उठाया था और न्यूक्लियर फ्री जोन हमने यहाँ पे तय किया था। क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी एटम बम फटा, बेटा याद रखना, अगर यहाँ पे किसी भी इलाके में, इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में एटम फटता है, एटम बम, तो पूरा एशिया खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ विंड सर्कल है यहाँ पे बहुत ज्यादा, हवाओं का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी अंडरग्राउंड धमाके किए हैं न्यूक्लियर बम के। तो यही वो वजह है कि न्यूक्लियर बम अगर देखा जाए तो हम लोग उसको पर फाड़ नहीं सकते। दोनों ने, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, दोनों ने अंडरग्राउंड किया था। सिर्फ चाइना ने अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन सब बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर दिया है, लेकिन चाइना ने अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया एटम बम का। ठीक है बेटा, तो वो अभी तक उनका नहीं पता है कि वो एटम बम कैसा है, किस तरह का है। पाकिस्तान का भी नहीं पता, लेकिन इंडिया का हमने पता है कि वो तो किस तरह लुक करता है, उन्होंने शो कर दिया था। तो ये वो रीजंस थे। तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे को समझ बात आ गई। अब आ जाते हैं चाइना के ऊपर। चाइना से हमारे जो ट्रेडिंग ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आयरन ब्रदर्स के नाम से हम बहुत ज़्यादा माने भी जाते हैं और ट्रेडिंग का निसाब भी आता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान उसको हमेशा सपोर्ट भी करता है। प्लस सबसे अहम बात कि ट्रेडिंग के हिसाब से और ई कॉमर्स के हिसाब से पाकिस्तान के साथ बड़ा एक अहम जुज़ भी है। और अब तो एक नया एक दौर शुरू हो गया जिसको बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक का आ रहा है। अब वो कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आता है, और ये पूरी लाइन जो है हमने यहाँ तक तय की हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, ट्रेडिंग का निज़ाम हो चुका है। और प्लस मिलिट्री के हिसाब से भी चाइना हमें बड़ा सपोर्ट करता है, ड्रिलिंग में आता है, बाकायदा मिसाइल्स में, बाकायदा एक्सपोज में हमारे पास सबसे ज़्यादा अहमियत आती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, स्कॉलरशिप्स के हिसाब से आप लिख सकते हो बेटा, आपके दिमाग में होगा, आप लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आराम से आप लिख सकते हो चाइना के साथ।
अब आ जाते हैं असल जो हमारे साथ ताल्लुक आते हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू में इतने बेहतरीन नहीं थे, लेकिन अब बेहतरीन हो गए हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। 1949 में जब पाकिस्तान का लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो हमने ट्रेडिंग का आगाज़ किया। तो फिर खैबर पास का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ से हमारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट निकलता है, और $150 मिलियन बाकायदा एज अ लोन दिए पाकिस्तान ने आफ्टर 9/11 के हिसाब से अफगानियों के साथ हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और आपको पता है कि अफगानियों के साथ हमारा एक अहम जुज़ भी रहा है कि अफगानियों का सबसे अहम जो हमारे पास चलता है वो आता है ड्राई फ्रूट का, ये भी एक बड़ा है। और आपने अगर नोट कराओ कि टोबैको के हिसाब से जो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा अहमियत आती है अफगानिस्तान, अफगानी के जो अफीम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो बड़ा अहम चलता है टोबैको वहाँ का। तो पहले नंबर पर एज ए मेडिसिन के तौर पर अफगानियों का आता है, फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का आता है। तो ये पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है जहाँ पे पाकिस्तान की मेडिसिन कंपनीज इनको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, जैसे GSK वगैरह। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा लिखना है, हमने ज़्यादा नहीं लिखना है। तो मैं आपको इतने सारे डिटेल्स से बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये चैप्टर 8 में डिस्कस ही करने हैं। सारे रिलेशंस हमने डिस्कस ही करने हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान सबके साथ हमने डिस्कस करने हैं। तो मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान की क्या अहमियत है। ठीक है, अभी तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं एज अ लोकेशन के हिसाब से। इसी तरह अगर देखा जाए तो ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ईरान ने हमें 1947 से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। बीइंग एज अ ईरान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ट्रेडिंग के हिसाब से ईरान के साथ सबसे अहम आते हैं, ऑयल का कॉन्सेप्ट बड़ा अहम आता है। एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी कॉन्सेप्ट चला था 2003 में, वो भी हमारे साथ बड़ा अहम जुज था। ईरान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अहम किरदार आता है एज अ ज़ायरीन के तौर पर। ज़ायरीन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर करबला से यहीं से होते हुए करबला जाते हैं इराक। तो ज़ायरीन में आप शिया को देख लो तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो बेटा एज अ ट्रैवलिंग तौर पर यहाँ से हमारे ताल्लुकात भी निकलते हैं। एक सबसे अहम मुद्दा भी आता है कि यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास आती है वो रग्स एंड कारपेट्स, क्लॉथ का सिस्टम सबसे अहम आता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके बाद अफगानियों के साथ भी आता है, लेकिन सबसे पहले ईरानियों के साथ आता है। तो आप ये लिख सकते हो, थोड़ा बहुत ही लिखोगे तो वह सामने वाला समझ जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस आप बता रहे हो। अब आप पूरी डिस्कस नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप ताल्लुकात नहीं डिस्कस कर रहे हो, आप सिर्फ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बता रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे जो दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इनके साथ ऑयल कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है। जैसे ईरान के साथ चलता है तो इनके साथ भी चलता है। अच्छा, अजरबैजान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है बेटा, इनके साथ हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी चलता है। क्लोथिंग के हिसाब से कॉटन हम लोग यहाँ बेचते हैं। और आपको पता है कि अजरबैजान ने तो हमें बाकायदा एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक के हिसाब से सबसे अहम चीज़ दी है। और आपने अगर नोट करा हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, बिजली का निज़ाम, तो इन्होंने ही हमें दिया। हमने इनको क्लोथिंग दी हुई, और इन्हीं का क्लोथ यूरोप में बिकने के बाद पाकिस्तान में भी आ गया। मार्शल इसको हम लिवाइस बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास आ चुका है। तो हमें चिपेस्ट कॉस्ट में एक बेहतरीन यूरोपियन हमारे पास एक चीज़ आ गई है, तो हमें वो भी इन्हीं की वजह से मिलती है। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ हमारा आर्मी कॉन्सेप्ट भी आता है, आर्मी डीलिंग भी आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये एक ऐसा निसाब है जो हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पता चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हमें ये इल्म है। इसी तरह सऊदी अरब के साथ तो हमें पता ही है। सऊदी अरब अगर आप देखा जाए तो हज ज़ायरीन के साथ हमारे साथ सबसे अहम आता है। शाह फैसल ने बकायदा यहाँ पे दो चीज़ें कायम की थी, जिसको हम शाह फैसल मॉस्क भी बोलते हैं, मस्जिद जो बनाई गई, और एक इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की थी, तो वो भी हमारे साथ ही है। सऊदी अरब के साथ अगर देखा जाए तो हमारे साथ आर्मी के ड्रिल्स होते हैं, और कश्मीर इशू पर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि UN में सऊदी अरब हमेशा सपोर्ट किसको करता है, पाकिस्तान को। तो ये सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मुत्तहदा अरब अरामात के साथ अमारात जो हमारे साथ आते हैं, उसमें सबसे अहम कॉन्सेप्ट एक डिफेंस ड्रिल आती है। और प्लस सबसे अहम बात आपको पता है, सोना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान से ज़्यादा दुबई किया जाता है, शारजा किया जाता है, तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर ही आता है। और आपने अगर एक बात और नोट की हो कि सबसे अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स भी शारजा में ही होते थे पाकिस्तान के हिसाब से, तो वो हमारे एक बहुत बड़ी डीलिंग होती थी। और दुनिया का सबसे चीपेस्ट फैमिली फेस्टिवल जो लगता है वो UAE में ही लगता है, तो पाकिस्तान के ज़ायरीन वहीं पे जाते हैं, वहीं पे ख़रीदारी भी करते हैं, और वहाँ पे एज अ ट्रेडिंग सिस्टम भी चलता है पाकिस्तान का। तो ये ऐसी चीज़ें थी, ये ऐसी इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिकॉज ऑफ सेंट्रल एशिया। हम लोग सेंटर में आते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग साउथ की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो नीचे हैं हमारा कहीं ओशियन से और पैसिफिक, और आपने अगर नोट करा एंटार्क्टिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये वो रीज़न है इसकी वजह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा हामिल है। अच्छा,
अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान बेटा ये सारी रशियन कंट्रीज हैं जो टूटी थी, ठीक है बेटा, रशियन वॉर के बाद हो गई थी। तो आपकी बुक में नहीं है, तो अगर आपको ये पता अगर हो कि हाँ ये जो चारों इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो ये इस्लामिक कंट्रीज रशिया टूटने के बाद बनी है, उससे पहले नहीं थी। तो पाकिस्तान के उसके बाद ही ताल्लुकात सबसे अहम हुए, अच्छे हुए, और उससे पहले इनके साथ ऐसे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो सबसे अहम इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास जो आता है, हमसे पूछ लिया जाता है, वो आता है क्या, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अच्छा, जो सियासी ढांचा होता है बेटा, सियासत के हिसाब से अगर किसी मुल्क का अगर देखा जाए तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं आता, क्योंकि दो चीज़ों को हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से जो सियासी इंतजामी ढांचा जो होता है, तो वो हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा हुआ होता है, ठीक है ना। एक तो हमारे पास सेंट्रल होता है जिसको हम बोलते हैं मरकजी या फेडरल वफाकी हिसाब से, और दूसरा होता है प्रोविजनल जिसको बोलते हैं सूबों के हिसाब से। हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग उसको पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि फेडरल और सेंट्रल में क्या चीजें आती हैं और प्रोविजनल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फेडरेशन में सबसे अहम जो आपको जुज मिलता है पार्लियामेंट हाउस जिसको मस्जिद से शूरा कहते हैं, वो फेडरल सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कानून साजी की आपके सामने होती है। आपने इसको बार बार देखा होगा तस्वीर में, कहीं ना कहीं टीवी में, बार बार न्यूज में देखा होगा बेटा। तो ये मजलिस शूरा कहलाती है जो इस्लामाबाद में है। और हमने अगर नोट करा इसी के बराबर में सेनेट हाउस है जो आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली लोअर हाउस कहलाता है और सेनेट अपर हाउस कहलाती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है। और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने कानून साजी करनी होती है ताकि आवाम को बेनिफिट दे सकें, मुल्क को बेनिफिट दे सकें। और गवर्नमेंट का निज़ाम भी ये होता है, हुकूमत का असल मकसद ही ये होता है कि लोगों को फ़ायदा दें, ठीक है ना। वही ना पॉलिटिक्स जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, पॉलिटिक्स के असल मायने क्या होते हैं, तो वही चीज़ होती है। यहाँ पे अवामी नुमाइंदे आके बैठते हैं और अवाम ही का सुनते हैं, ठीक है। मुंतखब नुमाइंदे होते हैं तो वो मुंतखब इदारा होता है, तो वो अपने हिसाब से इलाकों का ख्याल करते हैं। तो यही वो रीज़न होता है। अगर देखा जाए तो वफाक में अगर आप देखो तो नेशनल असेंबली की जब कौमी असेंबली की बात आती है तो उसमें टोटल मेंबर होते हैं 342, ठीक है बेटा। 342 मेंबर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में आता है तो अच्छी तरह याद रखना बेटा, ठीक है। 272 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कहाँ से, आवाम से, जिसमें मर्द हजरात होते हैं। और इसी में हम चूज करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यही आपने लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये नहीं लिखना है कि स्पीकर क्या होते हैं, डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये होते हैं न्यूट्रल बंदे जो आवाम के हिसाब से बैठकर तय कर रहे होते हैं कानून सही हैं या गलत है, सिंपल सी बात। इसी तरह 70 रिजर्व सीट रखी गई हैं वुमेन्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। अकलियतों के लिए 15 सीटें हैं, और आपने अगर नोट करा हो कि 55 सीटें जो खवातीन को। पाकिस्तान पहला मुल्क है इस्लामी मुल्क है जो खवातीन को राइट देता है एज अ पार्लियामेंट हाउस में। और आपको पता है पहली जो वजीर आजम बनी है एज अ इस्लामिक कंट्री की भी, तो वो पाकिस्तान की बनी थी, जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो, तो आपको पता होना चाहिए। और पहली गवर्नर ऑफ सिंध भी जो बनी थी वो खातून ही बनी थी, जिनका नाम क्या था, बेगम राना लियाकत अली खान। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना कि खवातीन को भी सीट्स, राइट्स, हक है, ठीक है, नेशनल असेंबली में। इसी तरह अगर देखा जाए तो सेनेट में अगर नोट करें तो उसके 104 मेंबरान्स होते हैं, ठीक है। ये ऐवान बाला भी कहलाती है। 104 पूरे के पूरे डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं, किससे, पार्लियामेंट हाउस से। अब अपनी सीट छोड़ते हैं नेशनल असेंबली की, और इसमें कोई भी बन सकता है बेटा। पहले सिर्फ कानूनदान बनते थे, लेकिन अब कोई भी बन सकता है, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, जो मुंतखब नुमाइंदा है वो आके बैठता है। और वही बैठने के बाद उन्हीं को जो लीड करता है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, जो सेनेट के हिसाब से आता है, ठीक है ना। यही होता है। और इनका जो पूरा टेन्योर होता है, जैसे नेशनल असेंबली का 5 साल का होता है, इनका 3 साल का होता है। अब इनका 3 साल का क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि क्योंकि सेनेट के हमेशा 3-3 साल के होते हैं, तो यहाँ पर नए नए लोग आके उन चीज़ों को अहमियत देते हैं जो गलत हो रही होती हैं पहले। तो एक सिंपल सी बात है, ये 3-3 साल का होता है, 6 साल का। तो 1 साल की जो गवर्नमेंट आती है वो एज ए एक्टिंग गवर्नमेंट आती है इलेक्शन करवाने के लिए नेशनल असेंबली के। तो ये बहुत बड़ा एक पीछे रुझान है, तो आपको इतना ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। इनके बाद रखने के बाद आपके पास आते हैं पहले प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट अगर सदर के हिसाब से देखा जाए तो अभी करंटली जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। ये डेंटिस्ट हैं, तो इनके दांत भी आपको माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो प्रेसिडेंट सदर मुमलिकत। अब सदर मुमलिकत कौन होता है, तो अगर आपने नोट करो, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है ना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ये हेड है, ये सदर है, और रियासत का बानी है। क्योंकि रियासत पर अगर कभी भी कोई, अल्लाह ना करे, कोई बिगाड़ होता है या कुछ होता है, तो यही एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले एज अ कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है बेटा। अब कमांडर इन चीफ का मतलब यही है कि आर्मी चीफ जब भी कोई गाइडेंस लेगा वो प्रेसिडेंट से लेगा,
ठीक है ना, कुछ भी करने से पहले। और यही बात होती है कि वो सारे के सारे जो अपॉइंटीज होते हैं मजलिस शूरा में, वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। अब जिसकी पार्टी के नुमाइंदे ज्यादा होंगे वही आजकल अपॉइंट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है किसी भी पार्टी का, ठीक है ना, न्यूट्रल बंदा होता है ये इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता है। हुकूमत बिल्कुल अलग होती है, ये बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस होता है। और इसका काम होता है कि पूरे मुल्क को यूनिट रखना, यानी यूनिट वाला समझ गए आप, इत्तेहाद में रखना है, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो चाहे वो पूरा मुल्क हो, इस बंदे को पूरा इत्तेहाद में रखना होता है। इसलिए आपको दिखता भी नहीं है ज्यादातर बंदा, अब नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता, वो आपको माशाल्लाह मुझसे ज्यादा पता है। रीजन क्या है वो सबको पता होता है बेटा, मैं वो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप समझ जाओ, ठीक है, तो अब वो इसलिए नहीं दिख रहे। प्लस इसके बाद अगर एक सबसे अहम मुद्दा आता है, वो आते हैं आपके वजीर आजम। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर अगर देखा है तो करंटली माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, इमरान खान नियाजी साहब, तो ये आपके करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं। और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, नवाज शरीफ साहब, और उनसे पहले कौन थे, आसिफ अली जरदारी साहब। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, ठीक है ना, तो ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि करंटली कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इमरान खान है, अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वजीर आजम हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये हुकूमत चलाने का हिसाब से। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यानी कि अफसर आला जो होते हैं हर सूबों के हिसाब से, चाहे वो सूबों के हिसाब से हो चाहे मुल्क के हिसाब से हो या जो लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से हो, उन सबसे बालातर जो होगा वो वजीर आजम होगा और उन्हीं को चलाएगा। अब इस दफा 1973 की शिक में यानी कि एक नया एक अमेंडमेंट आई थी 22 और 23, जिसमें आपको अगर पता हो कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो चलाने का निज़ाम था वो प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन अब वो निज़ाम चला गया वजीर आजम के पास। और ये किसके दौर में हुआ था, आसिफ अली जरदारी के दौर में हुआ था, ठीक है बेटा। क्यों हुआ था वो बड़ी दास्तान है, उसको हम यहाँ पे साइड कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब सिर्फ जो न्यूक्लियर आर्सेनल चला सकता है वजीर आजम चला सकता है, और कोई नहीं चला सकता, ठीक है ना, आर्मी चीफ भी नहीं। इतने नाम से आर्मी चीफ भी डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, जब तक कि अल्लाह ना करे वजीर आजम को कुछ ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो एक अलग बात है, तो समझ गए होगे। अब काउंसिल्स जो होती हैं आपको कॉमन ऑफ इंटरेस्ट यानी कैबिनेट का जो निज़ाम होता है, पार्लियामेंट का काबीना का जो निज़ाम होता है जिसमें आके 342 नुमाइंदे आके बैठते हैं, तो वो सारा का सारा काबीना का जो निज़ाम होता है वो किसके हिसाब से होता है, वजीर आजम के हिसाब से होता है, और उसी में से अपने फेडरल मिनिस्टर चूज करता है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। पाकिस्तान दुनिया का इस्लामी मुल्क के हिसाब से पहला मुल्क है जिसके 47 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वफाक के हिसाब से, मरकजी वफाक के हिसाब से बेटा 47 मिनिस्टर्स हैं। अब अंदाजा लगा लो, अमेरिका के अभी अभी जो इलेक्शन में उसमें सिर्फ 9 बने हैं, अब पता नहीं कितने बनेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका के 9 हैं, उसके 52 सूबे हैं, 52 स्टेट्स सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं और 47 फेडरल मिनिस्टर्स हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त काम हो रहा होगा। तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सबको पता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है फेडरल कोर्ट सिस्टम आता है, मरकजी सबसे बड़ी होती है किसी मुल्क के हिसाब से, और करंटली जो अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब हैं, इससे पहले आसिफ खोसा साहब थे, उससे पहले साकिब निसार साहब थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होती है सबसे अहम होती है, और इसका जो जुज़ होता है वो फेडरल लेवल पर होता है, ये सबसे बालातर होती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से ये ऊंची होती है, सेनेट और नेशनल असेंबली से ये ऊंची है, ठीक है ना, इसके करीब कोई नहीं आएगा, ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं जिसमें 4 सूबों की आती हैं, चारों सूबों की अलग अलग हाई कोर्ट्स होती हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके के हिसाब से। अब क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान हो चुका है तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बुक में नहीं है तो उसको डिस्कस भी नहीं करना। अगर हाई कोर्ट से नीचे जाएं तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिले अदालतें आती हैं, फिर सेशन कोर्ट्स आते हैं, फिर उसी को जो जजेस अपॉइंट करते हैं वो फिर हाई कोर्ट के करते हैं, और हाई कोर्ट तजवीज़ भेजती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो इसी तरह फिर सदर से मुशावरत करके फिर सारे जजेस अपॉइंट होते हैं, और वही सारे जजेस मिलकर सारे अदलिया जो आपके कवानीन बनते हैं वो फिर कैबिनेट को मशवरा देते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स को, कि ये सही है, गलत है, क्या लागू होगा कानून, क्या पहले कोई कानून बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट से डिस्कस होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स पे जाती हैं, फिर ये घूम फिर कर होता है। तो फिर वो जब एक कवानीन बन जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में आके खत्म हो जाता है, यानी कि वहां पे रख दिया जाता है, अब वो सारा लागू हो जाता है। अब ऑर्डिनेंसेस क्या होती हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपसे पूछते नहीं हैं, तो सिर्फ यहाँ तक पूछते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। प्लस इसके बाद सबसे अहम आते हैं चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा, वजीर आला आपको पता है कि 4 हैं, सबसे अहम पंजाब, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान के हिसाब से हर एक
चीफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स प्रोविजनल असेंबलीज का एक मिनिस्टर होता है, इसको हम चीफ बोलते हैं। तो अगर आपको पता हो तो गिल बल्तिस्तान के हिसाब से, क्योंकि नया सूबा है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो इस पर डिस्कस करने वाली बात भी नहीं है। फाटा के हिसाब से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि अभी करंटली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, उसके हिसाब से सिंध के मुराद अली शाह हैं, सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब के। अच्छा, ये बुज़दार साहब बलोच हैं, तो प्लीज़ बेटा ये पंजाबी नहीं है, तो कहीं अपने जहन में नहीं लाना कि ये पंजाबी हैं, ये उसमें बलोच हैं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब। तो कभी इस पर डिस्कस भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। जाम कमाल खान साहब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर और महमूद खान साहब KPK के मिनिस्टर हैं, ठीक है बेटा। और अगर देखा जाए तो बाकायदा आज़ाद जम्मू कश्मीर का, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम अब आगाज़ हुआ है, तो राजा फारूक हैदर होती साहब हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाँ यही हैं, लेकिन ये एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हफीज़ुर रहमान साहब गिल बल्तिस्तान के हैं, ये पहले अपॉइंटेड थे किस वक्त, पीपल्स पार्टी के तौर में। तो अब वो नहीं है क्योंकि अभी सूबा बन गया है, तो अब वो सूबा बन गया है, तो अब उस पर डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो ये एक असल बात है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा असिस्ट करता है किसको, अपने प्रोविजनल जो जितने भी सूबे में जो मुंतखब लोग होते हैं उनको ये गाइड करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उनकी सुनते हैं। प्लस प्रोविजनल असेंबली के हिसाब से मुत्तफ़क़ा राय देकर सारे मिनिस्टर्स को आगाह करते हैं। और हाँ, जितने भी डिपार्टमेंट सूबों के हिसाब से चल रहे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो बेटा, तो इनकी गाइडेंस के थ्रू चलता है, क्योंकि यही सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरीज जो उनके नीचे लेवल पे काम करते हैं, फिर उसके नीचे लेवल में डेप्यूटीज काम करते हैं, तो वो सारे नीचे काम कर रहे होते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग भी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है। चीफ मिनिस्टर के बाद आते हैं गवर्नर्स। आपने अगर गवर्नर देखें तो गवर्नर के हिसाब से करंटली इमरान इस्माइल सिंध के हैं, मोहम्मद सरवर साहब पंजाब के हैं, अमानुल्लाह खान न्याजी साहब बलूचिस्तान के, बड़े बेहतरीन बने इस दफ़ा बलूचिस्तान के गवर्नर, पढ़ा लिखा शख्स आया है, बड़ी बात है। अपना पहले सरदारी बन जाते थे, तब तो पढ़ा लिखा एक लॉयर आया, बैरिस्टर आया, तो बड़ी बात है। शाह फरमान साहब KPK के हैं। और आपने अगर नोट कराओ गिल बल्तिस्तान के जो है वो राजा जलाल हसून मकमून साहब हैं। और हाँ, मसूद खान आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा, जो मकमून साहब हैं वो, और जो आपके गिल बल्तिस्तान के जो पहले थे, जो आपके हैदर साहब थे, तो उनका ये बड़ा एक जुफ्स चलता है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो एक अलग ही किस्सा है। लेकिन अगर आपने अगर नोट करो, गवर्नर का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक काम है, सबसे अहम बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा, वो पूरी आगाह करता है सारी बातों को जो चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं उनके सारे रिगार्डिंग, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रेसिडेंट को दे रहा होता है। प्रेसिडेंट को अगर वजीर आजम बुला ले तो वो अलग बात है, एज अ न्यूट्रल के तौर पे काम कर रहा होता है, लेकिन सारी इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट को कौन दे रहे होते हैं, गवर्नर्स दे रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन अब उस पर ज्यादा मैं बहस नहीं करूंगा, तो आप लोग पहले ही जानते हो। तो अब इसके बाद जो असल जो कॉन्सेप्ट आता है, इनके बाद फेडरल के बाद, तो अब आते हैं लोकल पर। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो मुकामी हुकूमत जो होती है वो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, किसी भी शहर के हिसाब से बेटा। अगर आप नोट करो तो यूनियन काउंसिल्स होती हैं शहरों के हिसाब से, शहर का मतलब सिटीज के हिसाब से, अर्बन एरियाज के हिसाब से। तहसील, मंडल और तुल्का जो हम कहते हैं वो किसके हिसाब से होती हैं, विलेज के हिसाब से, देहातों के हिसाब से। होता वो यूनियन काउंसिल ही है, यूनियन काउंसिल शहरों के हिसाब से होता है। तहसील और तुल्का जो होता है, मंडल पंजाबी में बोलते हैं, तुल्का सिंधी में बोलते हैं बेटा, तो इसलिए हमें नहीं पता चलता, वो देहातों के हिसाब से होती है। लेकिन जिला जो होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट, वो डायरेक्शंस के हिसाब से होता है। और पाकिस्तान के हिसाब से आपको पता है कि जो सूबे हैं, जो सूबों के हिसाब से अगर पूरे शहर देखे जाए तो 129 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लेकिन 129 नहीं है, उसमें 124 हैं, 124 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कराची वाहिद है पूरे पाकिस्तान का जिसके 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है बेटा, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। आपने देखा होगा इसका ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है, ठीक है ना, और नॉर्थ भी है, प्लस सेंट्रल भी है। तो सेंट्रल भी है, इसलिए वजह से 129 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, 129 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनियन काउंसिल हर शहर के हिसाब से 619 हैं, जबकि अगर देखा जाए तो तहसील जो है वो 3339 है, 3339 है, क्योंकि हमारे मुल्क में देहात ज्यादा है, शहर कम है। तो ये रीजन है बेटा कि 619 जो है वो अर्बन एरियाज में और 3339 जो है वो देहातों में। अब इनका काम क्या है, असल इनका मैटर क्या होता है। यूनियन काउंसिल बेटा आपको पता होना चाहिए कि असल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे आती है, तो इनका एक अपॉइंटी होता है जिसको बोलते हैं नाजिम, मेयर, और एक होता है नायब नाजिम, डेप्यूटी मेयर, फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, इनका काम क्या है, देखो बेटा याद रखना, यूनियन काउंसिल का सिर्फ सिंपल काम होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं ना वो इनका बनाना होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा होता है वो नायब नाजिम के नीचे काम कर रहा होता है एज अ कमिश्नर, जिसमें आपका डोमिसाइल बनता है, PRC बनती है, वगैरह वगैरह। और फिर उसी को डील करते हैं कौन, नादरा वाले। जब आपकी ये डील हो जाती है, बन जाती है बे फॉर्म के बाद, तो फिर वो क्या बनाते हैं, आपका डोमिसाइल और PRC, और उसके बाद बनता है आपका क्या, NIC।
CNIC जिसको हम बोलते हैं। आप फिर शहरी हो जाते हो तो आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि PRC के लिए अप्लाई करते हो, और डोमिसाइल आपको पता है आपकी शनाख्त होती है एज अ बीइंग सिटीजन। तो ये सारा काम जो जुफ्स देख रही होती है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देख रही होती है, उसके नीचे सारे मेंबरान देख रहे होते हैं। यूनियन काउंसिल शहर के हिसाब से आती है, और तहसील जो आती है वो किसके हिसाब से आती है, देहातों के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लस उसके बाद अगर देखा जाए तहसील जो है, मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, आपसे जितना पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, तो असल जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है, ये तहसील वगैरह। आपने देखा होगा तहसील जो है सिंध प्रोविंस के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, तलुका कहते हैं। वो सारा काम वैसे होता है, सिर्फ निज़ाम यानी कि सिर्फ नाम चेंज है तलुका के हिसाब से। तो तहसील नाजिम होता है और नायब नाजिम कहलाता है। देहात के हिसाब से भी वही चीज़ होती है जो शहरों के हिसाब से होती है। शहरों के हिसाब से यूनियन काउंसिल होती है, देहातों के हिसाब से तहसील होती है, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी ही होती हैं, सब कुछ वैसे ही निज़ाम होता है, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, वो सब वैसे ही निज़ाम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाजिम और नायब नाजिम जो मेजर 4 सिटीज़ के हैं, सिटीज़ के, अर्बन्स के, जो आपसे पूछ लिए जाते हैं MCQs में, तो उसमें पहला आता है कराची, और करंटली जो अभी गुजरे हैं उसमें मेयर जो है वसीम अख्तर साहब हैं, ये तो सभी को पता था। लेकिन डेप्यूटी मेयर तो किसी को नहीं पता था, डॉक्टर अरशद वोरा साहब, किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत ही कम को पता होता है डेप्यूटी मेयर कौन है, ठीक है ना। तो प्लस फिर अगर आपको देखा जाए तो पंजाब के हिसाब से जो लाहौर आता है, सबसे अहम शहर आता है, उसके मुबशिर जावेद हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक ही मेयर है, डेप्यूटी मेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये उस्मान बुज़दार को पूरा डायरेक्टली अपॉइंट तो वो नहीं होता, वो एक सही है, ठीक है ना। प्लस कोयट पेशावर के अगर देखा जाए तो मेयर अरबाब आसिम खान साहब थे पिछले दौर में, अभी क्योंकि नए अभी इलेक्शन होने वाले लोकल गवर्नमेंट के, तो आपको पता होना चाहिए। 2021 में तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन 2020 का आपको पूछ सकते हैं तो आपको पता हो, ठीक है बेटा। जो डेप्यूटी मेयर थे कोयटा के वो कौन थे, सैयद कासिम अली शाह साहब थे, ये थे। प्लस सबसे अहम बात जो आपके कोयटा के थे उसमें मेयर तो वो डॉक्टर करीमुल्लाह काकर साहब थे, और डेप्यूटी मेयर जो तो यूनुस बलोच साहब थे। तो आपको ये पता होने चाहिए, ये करंटली नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे अहम बात है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में एक पता नहीं क्या चल रहा होता है कि ब्यूरोक्रेसी पता नहीं क्या, शाइन नौकर का क्या कॉन्सेप्ट आता है। बेटा ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज ही होते हैं, यानी कि हुकूमती अमाली इनके काम कर रहे होते हैं, सरकारी रिटायर्ड सर्वेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी ही हो, ये गैर सरकारी भी हो सकते हैं, नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको देखा था मलिक रियाज साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गुजरी है, वो भी ब्यूरोक्रेसी में आती है कि वो ट्रेडिंग के हिसाब से आती है। अब ब्यूरोक्रेसी आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट भी कभी कभार कहलाती है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये कोई भी हो सकता है, कोई भी नुमाइंदा हो सकता है, आर्मी का भी हो सकता है, सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वही पूरे निजाम को देख रहा होता है और निजाम चलाने के लिए हुकूमत कायम की जाती है। अब इसमें एक डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें कैबिनेट डिपार्टमेंट आता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस आती हैं, जैसे आपकी कोई मिल्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वो भी इसमें आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो आपको पता है FIA वगैरह जो भी है, वो एक अलग एक रेगुलेटरी कमीशन होता है जिसमें FBR का कॉन्सेप्ट आता है। ये आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा मैं गाइड कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है बस बेटा। ये एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो ही अपॉइंट करते हैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को। ये कोई भी हो सकते हैं, नेशनलाइज होंगे मगर गवर्नमेंट होंगे, और वही हेड्स बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं आने वाली हुकूमत के हिसाब से। प्रेसिडेंट उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, ओवरसीइंग करते हैं उन डिपार्टमेंट के हिसाब से। प्लस होम डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो अगर इंटीरियर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें IGP आते हैं। IGP आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। DIG डेप्यूटी जनरल जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं पुलिस के, जिनको हम AIGs भी बोलते हैं, एडिशनल बोल देते हैं। इसी तरह DPOs होते हैं जिसमें हम बोलते हैं डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है ना। तो ये जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के जितने भी लोग आते हैं वो रिटायर्ड, वो इन्हीं में से चूज किए जाते हैं। अब इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा जाए तो सेक्रेटरी होते हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन होता है, EDOs ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं, जो आपके बोर्ड में आके जो टहल रहे होते हैं इतना, वो टीचर्स को अपॉइंट करते हैं। और एक मेजर बंदा बैठा हुआ होता है, जो मेजर बंदा सीट पे बैठा होता है उसको EDOs बोलते हैं बेटा। तो ये वो सारे नुमाइंदे होते हैं जो पूरी फंक्शनरीज को देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को, ठीक है ना। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ फाइनेंस देख रहा होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ होता है, उसके नीचे पे डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, फिर उसके नीचे EDOs होते हैं। इसी तरह ये पूरा काम चल रहा होता है। और अगर देखा जाए प्लानिंग के हिसाब से, 5 साल का प्लानिंग डेवलपमेंट बनता है, जो चैप्टर 7 में आपसे मिला ना, डिस्कस करूंगा ही बेटा। तो वो सारी चीजें चेयरमैन जो होता है उस वक्त का नेशनल डेवलपमेंट का, जो प्लानिंग कमीशन का हेड होता है, वो 5 साल का मनसूबा देखता है कि 5 साल में हमने क्या करना है, क्या कैसे इंपोर्ट्स बनाने हैं, कैसे एक्सपोर्ट्स को और तरजीह करनी है, इंक्रीज करनी है, इंपोर्ट्स कम करनी है, अपना फाइनेंशियल डेट्स कम, कर्जे कम करने हैं, करंट डेफिसिट अकाउंट कम करना है, खसारे को कम करना है। ये सारी चीजें कौन प्लान करते हैं? फेडरल प्लानिंग कमीशन वाले। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा निजाम चलता है बेटा, ये कोई एक गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये सारे लोगों का काम होता है। इसलिए बोलते हैं पूरा मुल्क के जब लोग काम करते हैं ना मिलकर, फिर वो काम आगे बढ़ता है, वरना तो नहीं बढ़ सकता एक अकेला। सॉरी ये गलत बात है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं आपको,
अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता बीइंग एज अ वजीर आजम। जब सब मिलके काम करते हैं ना बेटे, सारे कमीशन, कॉर्पोरेशंस, एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स सब मिलके काम करते हैं एक होकर, तो फिर वो कहीं काम आगे बढ़ता है, वरना तो आगे काम नहीं बढ़ता। न्यूट्रल वे में नहीं बढ़ेगा, करप्शन बढ़ती चली जाएगी। और ये सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हर नुमाइंदा हर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन अब वो क्यों नहीं है? वो आपने चैप्टर 11 9th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, करप्शन। तो वो एक इस पे आ जाता है, वो एक निजाम आ जाता है जिसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो बेटा, तो अब मेरे से कोई सवाल करो, अब मुझसे सवाल करो, 5 मिनट है, सवाल कर लो। जिसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझसे जरूर सवाल करो, ताकि आपको पता हो कि हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया चैप्टर 4 का, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सियासी ढांचा क्या होता है, तो उसके मुताबिक कुछ लिखा हुआ है नोट्स में बेटा। लेकिन ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछ लेते हैं, तो मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया है, ताकि जो हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा, जो अब इसके बाद टॉपिक होगा चैप्टर 4 का, जो एक ही टॉपिक है, वो फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि खदो खाल हम पढ़ेंगे और आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस अगर आपको कोई चीज पूछनी है, यस बेटा, कोई अगर पूछना है आज के लेक्चर में तो पूछ लो, लेकिन रिगार्डिंग द टॉपिक, टॉपिक से हट कोई सवाल ना हो, रिगार्डिंग द टॉपिक कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लो। 5 मिनट है, पूछ लो। जिसको अगर कोई सवाल करना है तो पूछ लो, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो, ताकि आसानी हो जाए। हाँ भाई, किसी को कोई सवाल है बेटा? किसी का कोई सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लो, अब पूछ लो आप लोग। लग रहा है सब सो रहे थे, अब जागेंगे। सारे बच्चे सो रहे थे, अब जागेंगे। नहीं, इट्स ओके बेटा, आप लोग पूछ सकते हो, प्लीज पूछो। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक पूछना है वो पूछो, लोकेशन का पूछना है वो पूछो, जो आपको पूछना है पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने अभी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है चैप्टर 4 का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, कदो खाल पढ़ेंगे पूरे पाकिस्तान का। वो एक आसान टॉपिक है, आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चैप्टर 4 का जो 2 और 3 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, और शॉर्ट क्वेश्चन में सियासी ढांचा शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हैरानी की बात ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। एमसीक्यूज में पूछते हैं ज्यादातर, तो प्लीज अगर आपको कोई सवाल करना है बेटा प्लीज पूछ लो। जिसको कोई सवाल है, जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज पूछ लो। सर जो समझ नहीं आया होगा वो रिपीट में देख लेंगे, ठीक है बेटा। जूबिया बेटा कोई इशू नहीं है जुबिया। लेकिन अगर कोई मुझसे सवाल है कि आपको लग रहा हो कि हाँ, कि आपको पूछना है कि आपको यहाँ पे मुझसे कोई बात में कोई समझ नहीं आई हो, तो आप पूछ लो बेटा। अगर आपको लगता है सर जो समझ में नहीं आया हो, हाँ वो सही है जुबिया बेटा, मैंने पढ़ लिया, थैंक यू बेटा, कोई इशू नहीं। सर इसके लॉन्ग आते हैं पेपर में? नहीं बेटा, इसके लॉन्ग ज्यादातर आते भी हैं, पहले आते थे अब नहीं आते हैं। हाँ, शॉर्ट में भी नहीं आते, अब ज्यादातर नहीं पूछते, लेकिन एमसीक्यूज में फिर भी पूछ रहे होते हैं। एमसीक्यूज धड़ाधड़ पूछ रहे होते हैं। 10 में से 4 या 5 एमसीक्यूज चैप्टर 4 की होती हैं। हाँ, पार्लियामेंट और सेनेट का डिफरेंस बेटा देखो, पार्लियामेंट और सेनेट एक ही है, एक ही चीज है, लेकिन इसके 2 ऐवान हैं, 2 हाउसेज हैं, 2 ऐवान हैं, जिसमें हम सेनेट कहते हैं और नेशनल असेंबली कहते हैं। पार्लियामेंट एक ही है। मजलिस से शूरा, शूरा का मतलब समझ लो 9 मुंतखब लोग जो हमने मुंतखब किए होते हैं, वो पार्लियामेंट हाउस में आके बैठते हैं, और वो फिर पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जहां जहां से अपॉइंट किया होता है, वो नुमाइंदा उन लोगों का नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना, उस जगह का। जैसे फॉर कराची का नुमाइंदा है, वो जाके पार्लियामेंट हाउस में बैठा है, तो वो पार्लियामेंट हाउस में नेशनल असेंबली में जाके बैठता है, वो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ता है तो सेनेट में जाता है, अगर सेनेट की सीट खाली होती है। वरना अगर सेनेट की सीट खाली नहीं होती है और अगर वो फिल हो जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो फिर कोई नहीं कर सकता। हाँ, मगर सेनेट जो होता है वो अपर हाउस होता है, वो सारे न्यूट्रल होते हैं। नेशनल असेंबली में कवानीन बनते हैं, सेनेट में जाते हैं, सेनेट वाले चेक करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल यही वो कहलाती है, और फिर ये भेजते हैं किसके पास? अदलिया के पास, ठीक है, जुडिशरी के पास। वो देखते हैं कि सारे कवानीन हैं या नहीं है, ठीक है। तो फिर जाकर कहीं ना कहीं ये सारे अवामिल चलते हैं, और ये चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है। सेनेट और नेशनल असेंबली का चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है बेटा। तो ये एक आसान सी बात है। सबक 3 में कौन कौन से सवाल याद करना है? तो बेटा मैंने आपको बताया था 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के, और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर साजी को छोड़ के बाकी सब याद करना है। दस्तूर साजी जो है ना, तारीख दस्तूर साजी का वो सवाल छोड़ देना, और 1956 का आइन छोड़ देना, बाकी सब याद करना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी याद करना है, 1962 का भी कॉन्स्टिट्यूशन याद करना है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन याद करना है। थैंक यू बेटा जुबिया बेटा, थैंक यू, कोई मसला नहीं बेटा। अच्छा, कायनात रहमान ने पूछा सर मेयर कैसे कहाँ
अच्छा, मेयर किसे कहते हैं बेटा? देखो याद रखना, मेयर नाजिम को कहते हैं, जो आपके लोकल मुकामी हुकूमत को जो देख रहा होता है ना, जो आपके सारे मसले मसाइल, रोड्स, सिवरेज वगैरह, ये सब उनका निजाम होता है। लेकिन अभी ऑर्डिनेंस एक पास हुआ है जिसकी वजह से सारे अख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास हैं, मेयर के पास है ही नहीं। तो मेयर तो सिर्फ दिखावे का बनता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि मेयर को सारे अख्तियार दिए जाएं मुकामी हुकूमत के लिहाज से। जैसे नाज़िमाबाद का और ये सारे जितने इलाके होते हैं, इनके हिसाब से यूनियन काउंसिल बैठी हुई होती है, तो वो सारा देख रहा होता है मेयर। कि मेयर देखता है कि वो कैसे काम करता है, और फिर मेयर जाके सारी चीजें बताता है किसको? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर गाइड करता है गवर्नर को, गवर्नर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर वजीर आजम को। तो ये सारा होता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर से वजीर आजम कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये उसका अख्तियार होता है। तो मेयर का काम असल ये होता है। और सर बैरिस्टर का क्या होते हैं? जब बैरिस्टर बेटा ये एक कोर्स होता है, एक पूरा का पूरा एक कोर्सशिप होती है जो बरतानिया से होती है सिर्फ। अब पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में आपको सिर्फ और सिर्फ एम मास्टर्स कर लेते हो, एलएलएम कर सकते हो। एलएलएम ज्यादा बेहतर है बनिस्बत बैरिस्टर से। बैरिस्टर अब कम है बनिस्बत एलएलएम के, ठीक है ना। मास्टर्स लेवल पे जो बंदा पहुंच जाता है उसको बैरिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो बैरिस्टरशिप सिर्फ बरतानिया से होती है, ठीक है ना। बरतानिया वाले उसको ग्रांट करते हैं। पहले पाकिस्तान में ये होता था, अब नहीं है। तो बैरिस्टर एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि आपने एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली, एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा, उसको हम बैरिस्टर बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्रिमिनल में अगर स्पेशलाइजेशन हासिल करी तो मैं बैरिस्टर हो गया। सिविल में टैक्सेशन में हासिल हो गई तो मैं उसका बैरिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है, ठीक है ना। और कोई सवाल बेटा? 1 मिनट और है, किसी का कोई सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लो। 1 मिनट और है, पूछ लो। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्यों किससे हैं? अच्छा बेटा, कायनात सारे इंपॉर्टेंट आज ही पूछ रहे हो बेटा, जरा सब्र कर जाओ, मैं एंड में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट सारे आपको बता दूंगा, फिक्र क्यों कर रहे हो आप? इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो सब कुछ ही पढ़ लो। अभी तो जून में पेपर होने, तो अभी तो सभी पढ़ लो। अगर स्पेशलाइज हैं तो बैरिस्टर हैं, हाँ स्पेशलाइज हैं तो बैरिस्टर हैं। लेकिन स्पेशलाइज के लिए बेटा आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, तो सर्टिफिकेट बरतानिया वाले देते हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होता है। स्पेशलाइज तो हो गए, मगर सर्टिफिकेट तो आपको वो बरतानिया ही देगा। तो वो तो है स्पेशलाइज हो, हाँ तो बैरिस्टर हो गए, हाँ वो तो है। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता ना बेटा, सर्टिफिकेट नहीं है, छाप नहीं है, वो नहीं है ठप्पा, ठप्पा नहीं है। ठप्पा नहीं होगा तो फिर आप बैरिस्टर नहीं हो, ठीक है ना। तो ये एक है। बाकी कोई सवाल है बेटा? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स मोर, 30 सेकंड और। फिरदौस की लॉन, सॉरी गलती हो गई, फिरदौस की लॉन कहाँ से निकल गई यार, अब फिर मजाक शुरू हो गया। सर नोट्स में, जवेरिया बेटा क्या पूछा है? सर नोट्स में नाम दूसरे हैं, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट। हाँ ना बेटा, आपके नोट्स पुराने हैं ना बेटा, वो पुराने हैं ना, तो पुराने नाम लिखे हुए होंगे ना, करंटली तो नहीं लिखे होंगे। करंटली आपको मैंने बता दिए, आप लिख लो। जो करंटली मैंने आपको बताया ना, रिपीट में देख के लिख लो दोबारा, कोई मसला थोड़ी ना है। वो करंटली आपसे पूछते हैं ज्यादातर प्रेजेंट के, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पुराने लिखे हैं तो कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन आपको पता तो है ना क्या ये है। देखो मैंने तो बताया ना, गाइड तो किया, तो ये है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई। यार जुबिया बेटा एलएलबी पे निकल गए हो। मैं टॉपिक का पूछ रहा हूँ, एलएलबी पे निकले हुए हो। बड़े भाई एलएलबी कहाँ पे आ गई अभी? हाँ शुक्र, हाँ शुक्र जवेरिया, अच्छा शुक्र है बेटा। लेकिन जुबिया बेटा एलएलबी की डिग्री भी बैरिस्टर नहीं, एलएलबी की डिग्री बैरिस्टर से रिलेटेड नहीं है। जुबिया बेटा अभी टॉपिक का पूछ लो, एलएलबी पे कहाँ निकल गए? अभी टॉपिक का पूछ लो, कि टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा, मेरी दुआ है कि आप एलएलबी करो। बस सर थैंक यू। अरे नाराज हो गई बेटा, अल्लाह कायनात बेटा नाराज हो गए। नहीं बेटा देखो, नाराज होने की बात नहीं है। अभी पढ़ाई, पढ़ाई का पूछ लो ना, तो ये है, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया, थैंक यू बेटा। सुबह बेटा देखो नाराज नहीं होना, ठीक है बेटा, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड पूछ लो, ठीक है। जूबिया ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खदो खाल पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर जरूर पढ़ के आना, थोड़ा वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके नोट्स का, फिर चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि उसको पढ़ ही लेना, ताकि आसानी हो जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सबको मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।